नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से किया संवाद। देश भर से 400 से ज्यादा युवाओं ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने कहा, सीमावर्ती गांवों को पहले किया जाता था नजरअंदाज, सरकार ने अब बनाया देश का प्रथम गांव। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में वीर शहीदों को किया याद। कहा, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों का देश ऋणी। विजय दिवस को बताया गर्व का पल। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। पीओके के अलावा किसी और विषय पर बात से किया इनकार। कहा, कारगिल जंग में दुनिया ने देखा भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस। जम्मू श्रीनगर हाईवे 44 पर भारी भूस्खलन। रामसू के गंगरू में लैंडस्लाइड से हाईवे बंद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत के खाते में आया दूसरा पदक। वेट लिफ्टिंग से ऋषिकांत सिंह ने जीता रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य विकसित भारत की यात्रा में सीमावर्ती गांवों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। 3 से 30 जून 2026 तक आयोजित विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 में 400 से ज्यादा युवा शामिल हुए। इनका चयन राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इन प्रतिभागियों को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट सीमावर्ती गांवों को करीब से देखने और समझने का अवसर दिया गया। प्रतिभागियों ने वहां के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और विकास संबंधी आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। हमारे सीमावर्ती गांव के लोग भौगोलिक तौर पर भले ही दूर दिखे, पर भावनात्मक तौर पर देश से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। इसी सोच के साथ हमने सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव बनाया। वरना आपने तो अनुभव किया होगा, आजादी के बाद तो उन्हें आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया। Those who were last in priority earlier are now the first. प्रधानमंत्री ने संवाद के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए उनका देश सर्वोपरि है। दीव की एक महिला प्रतिभागी से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों की मंशा युवाओं में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की भावना को मजबूत करना है। आजकल सोलो ट्रैवलिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सोलो ट्रैवलिंग is a way of discovering the world while discovering yourself. एक तरीके से आप लोग भी सोलो गए थे, मगर वापस आते हुए माय भारत ने सबको परिवार बना दिया होगा। आपने पूरी यात्रा अकेले ही की है। ये भारत की बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमारी कोशिश है कि हमारा हर युवा, हर बेटी इसी भरोसे और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। हिमाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव का भ्रमण करके लौटे राजस्थान के युवा प्रतिभागी ने वहां देखे बदलाव के बारे में बताया। वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपके ही समय में उन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे। और हम वहाँ गए तो हमने रात में वहाँ पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय।
आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा के अप्रतिम उदाहरण है। देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। हमारे उन पराक्रमी वीरों की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठा के पथ पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर सैनिकों को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असाधारण वीरता और समर्पण का परिचय देने वाले वीर सैनिकों के प्रति देश अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। अत्यंत विषम परिस्थितियों में उनके अदम्य साहस का प्रदर्शन सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। देशभक्ति की उनकी अटूट भावना और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों और सैनिकों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को देश हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। वहीं राजनाथ सिंह ने सैनिकों के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान से पीओके के अलावा किसी और विषय पर बात नहीं होगी। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। इस परिसर का उद्देश्य आयकर विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अलग अलग स्थानों पर संचालित आयकर कार्यालयों को एकीकृत करना और तेजी से विकसित हो रहे शहरों में किराए के परिसरों पर निर्भरता कम करना है। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, दक्षता और नागरिक केंद्रित कार्यप्रणाली के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का आह्वान किया जिसमें करदाताओं के वैध कार्य समय पर पूरे हों और नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कार्यालय परिसर के लिए शुभकामनाएं देते हुए ईमानदारी से कर अदा करने वाले करदाताओं के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत परिसर में एक पौधा भी लगाया। साथ ही कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि देश का हर संस्थान अपने कार्य और आचरण से उनके बलिदान के योग्य बने। You are here in Ayakar Sindhu, and I'm sure you're going to add to its strength. I congratulate the Revenue Secretary, the Chairman and the members of the CBDT, the Principal Chief Commissioner and officers of the Mumbai region,
and especially the engineers, architects, and workers of the CPWD, whose skill and labor have raised this fine building. To the officers and staff who will serve here, my very best wishes. Streams of honest contribution keep flowing in, and may this Sindhu always serve the nation with distinction. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस समय भय और दहशत का माहौल था, जिसके कारण लोग इस मार्ग से गुजरने से डरते थे। उन्होंने कहा कि इटावा के नाम पर देश के कई हिस्सों में लोगों को कमरा तक नहीं मिलता था और निवेशक यहां आने से बचते थे। अब इटावा के नाम पर कहीं भय और दहशत नहीं होती है। अब इटावा के नौजवान के सामने कहीं पहचान का संकट नहीं होता है। इटावा के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? इटावा से ही जीतने वाले लोगों ने इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। भय और दहशत इस कदर हुआ करती थी। और अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का वीडियो संदेश। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आप देख रहे थे, जिसमें परीक्षा सुधार को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री ने तमाम जो कदम उठाए हैं उनको भी गिनाया, लेकिन ये भी कहा कि भविष्य के लिए हमें जो है एक रोड मैप बनाना है और उसके लिए जो हाई पावर्ड कमेटी का गठन का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, इसकी बात बताइए, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत बड़ा आप इसको एक विजन मान सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया जा सके फ्यूचर पॉलिसीज के अंदर और कानून के अंदर। क्योंकि एआई और टेक्नोलॉजी जिस तरह से मैसिवली हमारी लाइफ का पार्ट बनते जा रही है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक एक्सपर्टीज हो टेक्नोलॉजी को लेकर के, जो ब्यूरोक्रेसी के साथ में और लेजिस्लेशन के साथ में इंटीग्रेट करे,
जिसकी वजह से हम लोग बेटर एक तरह से पॉलिसीज और कानून को बना सके। आप इसको इस तरह से भी समझिए पहले तो रमा कि 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही मैसिवली कनेक्ट किया यंगस्टर्स के साथ में, जब उन्होंने पहला इंस्टाग्राम पे अपना ये जो वीडियो डाला था एग्जाम्स को लेकर के और स्टूडेंट्स को, जेंजीज को लेकर के, जिसपे 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज हमने आते हुए देखे थे 24 घंटे के अंदर अंदर। उस वीडियो के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले कनेक्ट किया यंगस्टर्स के साथ में। उसके अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रात को 11 बजे फिर से वीडियो डाला। उस इंस्टाग्राम के जो वीडियो के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मैसेज बहुत ही क्लियर था कि वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं यंगस्टर्स के साथ में मिलकर के ये जो पेन है, जो एक लेगेसी इशू रहा है पेपर लीक को लेकर के, उस मोर्चे को कहीं ना कहीं एक तरह से खत्म करना चाहते हैं। उस चीज को जो पेन एक पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, उसको खत्म करना चाहते हैं। और आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और इंस्टाग्राम रील डाली है, इसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा विजन जो है अब वो विजन है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। उन्होंने क्लियरली हाईलाइट किया कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बना दिया है। दूसरा, कल एक और इम्पोर्टेंट चीज को वो उन्होंने हाईलाइट किया कि जो अमेंडमेंट बिल है जो कि पेपर लीक को रोकने के लिए है, उसको कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा टेक अवे रहा वो ये कि नंदन नीलेकर्णी, जो कि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से चाहे वो आधार हो या फिर ONDC जैसी चीजें हो, इसके अंदर काफी ज्यादा उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनफैक्ट जो हमारा भारत का जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर भी काफी ज्यादा उनका मैसिव कंट्रीब्यूशन रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर के। वो AI को बहुत बेहतरी के साथ में समझते भी हैं और जानते भी हैं कि AI किस तरह से मेक और ब्रेक का काम कर सकता है। साथ ही आप देखिए जो बिटचैट जैसी टेक्नोलॉजी इस समय पर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है, पेपर लीक को और बढ़ावा दे सकती है। क्योंकि बिटचैट जैसी टेक्नोलॉजी आप देखिए इसको पाएंगे जिसमें ना ही आपको इंटरनेट की जरूरत होती है और ना ही आपको एक तरह से मोबाइल नेटवर्क की। आप केवल ब्लूटूथ को ऑन कीजिए और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डिवाइसेस के ऊपर। तो जब इस तरह की टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आ जाती है तो हम पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकते हैं, हमें एक तरह से बहुत ही विजनरी अप्रोच लेकर के आगे चलना पड़ता है। और इसी वजह से नंदन नीलेकर्णी को रोपिन किया गया है। वो जो हाई पावर जो टास्क फोर्स बनाई जा रही है उसको लीड करेंगे और एक तरह से ब्यूरोक्रेसी और जो लेजिस्लेशन, इन सबको साथ में लेकर के इंटीग्रेट करते हुए टेक्नोलॉजी के लेवल पे किस तरह से रोका जा सके। बिकॉज आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि टेक्नोलॉजी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसी वजह से नंदन नीलेकर्णी को रोपन किया गया है कि जो पेपर लीक की समस्या है उसको कैसे खत्म किया जा सके, जड़ से उखाड़ करके फेंका जा सके। बिकॉज ये एक तरह से बहुत बड़ा लेगेसी इशू है जो कि काफी समय से चलता आ रहा है। स्टूडेंट सब परेशान है और शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बीड़ा उठा दिया है कि अब पेपर लीक की जो समस्या है इसे जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है। और इसी वजह से ये जो उनकी रील जो इस समय पर आई है वो बहुत ही विजनरी है और एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग है, जहां तक ये जो हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की उन्होंने बात की है। रमा, बिल्कुल अरुण, छात्रों का जो भविष्य है वो किस तरह से पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में है, साफ तौर पर दिखाई देता है। पीएम मोदी के वीडियो संदेश से लगातार पीएम मोदी का ये जो वीडियो संदेश है अपने आप में ये बताता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है अपने संदेश में कि सरकार पेपर लीक पर संसद में कठोर कानून तो ला ही रही है, साथ ही जो परीक्षा प्रणाली है वो भी और पारदर्शी बनेगी। बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा इस बात को कहते हैं कि 4 लोग उनकी पॉलिसीज के बिल्कुल केंद्र में है, जिसके अंदर किसान है, गरीब है, महिला है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट युवा है। 65% की जो आबादी है देश की वो 35 साल से कम की है। आप इसको इस तरह से भी समझिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब पार्लियामेंट सेशन की अभी शुरुआत हुई थी तो जब उनके रिमार्क्स हुए थे उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था, उन्होंने स्काई रूट जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो एक अचीवमेंट रहा कि प्राइवेट सेक्टर का जो रॉकेट है वो पहली बार स्पेस में जाता है और सैटेलाइट को लॉन्च करता है और पहली बार में सफल होता है। जो स्पेस स्टार्टअप्स है वो कैसे मैसिवली बड़े हैं, तो ये दिखाता है कि यंगस्टर्स से कनेक्ट करने के लिए, यंगस्टर्स को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए कितने ज्यादा आतुर हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये उस बात को समझते हैं कि पेपर लीक एक लेगेसी इशू रहा है, बहुत पहले का रहा है और स्टूडेंट इस पेन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। पेपर लीक अब किसी स्टेट का सब्जेक्ट नहीं रह गया है, ये सेंटर स्टेट का सब्जेक्ट नहीं रह गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी से होल ऑफ द गवर्नमेंट के साथ एक तरह से आगे लेके जाना चाहते हो। इस बात को समझते हैं कि चाहे छात्र किसी भी राज्य का क्यों ना हो, आखिरकार वो एक स्टूडेंट होता है और वो उस पेरेंट का, वो उस बच्चे का, वो उस पेन को समझते हैं कि आखिरकार जब पेपर लीक होता है तो कितने सपने टूट जाते हैं, कितने लोगों के एम्बिशंस खत्म हो जाते हैं, एस्पिरेशंस खत्म हो जाते हैं। भारत की ताकत ही युवा है और यही वजह है कि इस लेगेसी जो इशू जो है, जो बहुत ही पुराने समय से चलता चला रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं अब खत्म करना जरूरी है। टेक्नोलॉजिकली अब नंदन नीलेकर्णी को इसमें इंक्लूड करने के लिए इसका मकसद बिल्कुल साफ है
कि एआई बहुत आप देखिए मैसिवली आगे आ रहा है। आज की तारीख में देखिए मार्कशीट लोग एआई से डिजाइन कर दे रहे हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप देखिए कैसे पेपर लीक्स या फिर पेपर को रोल आउट कर दिया जाता है। बहुत बड़ा संगठन और ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही ये पेपर लीक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काला सच है जिसको खत्म करना जरूरी है और इस पर फोरफ्रंट पे आकर के अब आगे आना बहुत जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर उनकी जो ये रील आई है वो साफ एक तरह से इंडिकेट कर रही है कि वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे इस समय पर है और शायद इस बार वो एग्जाम के जो माफिया हैं इन लोग को नहीं बख्शेंगे। और उन्होंने ऑलरेडी कहा कि जो लोग पेपर लीक के लिए जिम्मेदार थे ऑलरेडी जेल में सड़ रहे हैं। और कल एक तरह से एक हिस्टोरिक डे और होने जा रहा है बिकॉज जो अमेंडमेंट बिल है पेपर लीक को की रोकथाम के लिए उसको लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। और टास्क फोर्स के गठन की भी उन्होंने बात की जिसको हेड करेंगे नंदन नीलेकर्णी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिटचैट जैसी टेक्नोलॉजी बहुत ही घातक साबित हो सकती है साइबर क्राइम की दिशा के अंदर और पेपर लीक को बहुत ही मैसिवली एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ाने की दिशा के अंदर। आप इसको इस तरह से समझिए कि जिस तरह से पैबल मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं। इस समय पर जो ओपन एआई हो गया या फिर जो यूएस के जो ये एआई मॉडल्स है जिसको क्लॉड बोलते हैं एंथ्रोपिक के, इसका पैबल मॉडल है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इनके नेटवर्क के अंदर सेंध लगा सकता है। और कई सारे बड़े बड़े जो एग्जाम माफिया होते हैं इस तरह के एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, बिटचैट जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आपको मोबाइल नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है, जिसके अंदर आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आपके अगर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तब भी आपसे सिर्फ ब्लूटूथ की वजह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो पूरे मोबाइल फोन से जो ब्लूटूथ नेटवर्क होता है वही कम्युनिकेशन का जरिया बन जाता है। अब जब टेक्नोलॉजी इतने माइक्रो लेवल पे नीचे चली गई है तो बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजिकली आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेजिस्लेशन हो या ब्यूरोक्रेसी हो वो हो सकता है जनरलिस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक मैक्रो अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ एग्जाम को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे कराया जा सके। लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, जो छोटी छोटी बारीकियां होती है टेक्नोलॉजिकल लेवल के ऊपर जिसमें सेंध लगाई जाती है इन एग्जाम माफियाओं के द्वारा, जो पेपर लीक का जो माफिया होता है इनके द्वारा, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्टीज भारत सरकार के साथ में इंटीग्रेट करे, ब्यूरोक्रेसी के साथ में इंटीग्रेट करे, हमारे देश के लेजिस्लेशन के साथ में इंटीग्रेट करे और तभी उस चीज को एग्जीक्यूट किया जा सकेगा पेपर लीक की रोकथाम को। और शायद यही बहुत बड़ा डिसीजन आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से जो नंदन नीलेकर्णी से प्राइवेट टेक्नोलॉजिकल एक टेक्नो एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड ले रहे हैं और एक हाई पावर जो टास्क फोर्स बनाई जा रही है उसका मकसद बिल्कुल साफ है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग टेक्नोलॉजी का अगर दुरुपयोग होगा एग्जाम के अंदर पेपर लीक को या उसमें सेंध लगाने की दिशा के अंदर तो वो शायद ना हो। उसी लिहाज से ये हाई पावर टास्क फोर्स को बनाया जा रहा है। तो एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जहां तक इस हाई पावर टास्क फोर्स की बात की जाए तो। रमा, बिल्कुल, परीक्षा सुधार को लेकर ये एक बहुत बड़ा ऐलान है और बहुत बड़ा कदम भी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ सरकार जो है अब संसद में नया कानून लाने वाली है, कठोर कानून लाने वाली है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान छात्रों के भविष्य के प्रति कितनी, जिसे कहते हैं कि चिंता जो है प्रधानमंत्री की दिखाता है और ये भी दिखाता है कि सरकार जो है अब कठोर कदम उठाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो समस्या है इसमें तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा रहा है। रमा, देखिए हमें इस बात को समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि पेपर लीक की घटनाएं भविष्य में कभी अब संभव न हो पाए और ये भूतकाल की बात हो जाए। अगर पेपर लीक का कोई दोषी है या फिर पेपर लीक की कोशिश करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा हो, अधिक जुर्माना हो और किसी भी स्तर पर कोई पेपर लीक में अगर इन्वॉल्व है, उसके प्रयास करता है तो उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। उस दिशा में हमने देखा कि महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और एक महत्वपूर्ण बिल सोमवार को संसद में लोकसभा में आने जा रहा है जिसमें सख्त प्रावधानों की प्रावधान किया गया है जिससे कि जल्द से जल्द न्याय मिल सकेगा। और इसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पेपर लीक की घटनाएं हो ही ना। ये जो टास्क फोर्स के गठन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है नंदन नीलेकर्णी की अगुवाई में, ये सुनिश्चित करेगा कि तकनीक के इस्तेमाल के जरिए जो भविष्य की जो हमारी परीक्षाएं हैं वो पूरी तरह से फुल प्रूफ हो। जब आज हम देख रहे हैं कि नई नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा और हमने देखा कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें जरूरत महसूस की गई कि हमें समय के हिसाब से लगातार तंत्र में और बेहतर व्यवस्था बनाने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर इस टास्क फोर्स के गठन का उद्देश्य ही यही है कि भविष्य में कोई पेपर लीक न हो, पेपर लीक जैसी घटना न हो,
कोई प्रवेश परीक्षा या परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी न हो, उनके लिए टास्क फोर्स उपाय सुझाएगी और उसे लागू किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नंदन नीलकेणी की अगुवाई में जब टास्क फोर्स बनाई गई है तो यानी तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे हम अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तरफ तमाम परीक्षाओं में आगे बढ़ चुके हैं और इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि तमाम महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं वो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगी। तो निश्चित तौर पर ये फिर महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे हम तकनीक का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें, जिसको कोई भेद न पाए, जिसको कोई भी संगठित पेपर लीक माफिया या कोई भी जो गलत उद्देश्य के साथ पेपर लीक का प्रयास करता है वो उसको भेद न पाए। तो इसके लिए ये जो टास्क फोर्स है बहुत अहम हो जाती है और ये उपाय सुझाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब ये सुनिश्चित हो रहा है कि फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए जिसमें कहीं पे भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न हो और छात्रों का हित, छात्रों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हम जानते हैं कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो सबसे पहले सरकार ने उस परीक्षा को रद्द किया था जिससे कि किसी को बेजा फायदा ना हो पाए और उसके बाद पुनर्परीक्षा तय समय में कराई गई, छात्रों का कोई समय खराब न हो यानी साल खराब न हो, ये सुनिश्चित किया गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगले साल से सुधारात्मक कदम की बात कही गई। अब ये एक नया कदम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है टास्क फोर्स के गठन का। नंदन नीलकेणी को हम सब जानते हैं, जब आधार का जिक्र आता है, जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र आता है, नंदन नीलकेणी का नाम सबके सामने आता है। उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाना ये दिखाता है कि सरकार ये चाहती है कि कहीं पर भी कोई कमी न रह जाए, यानी एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बने जिससे कि भविष्य में कोई इस बात की चर्चा ही न कर पाए कि पेपर लीक जैसी कोई घटना हुआ करती थी, वो भूतकाल की बात हो जाएगी। तो उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण कदम, हम इस बात की तो चर्चा बहुत दिन से, 2 दिनों से ही कर रहे हैं कि कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण संशोधन बिल पारित किया है जो लोकसभा में सूचीबद्ध भी कर दिया गया है। कल दोपहर 12 बजे संभवतः उस विधेयक को लोकसभा में रखा जाएगा जिसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर पेपर लीक की कोई हिमाकत करता है, किसी भी स्तर पर अगर कोई प्रयास करता है तो उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल विश्वसनीयता जो है ये इस पूरे सिस्टम में कायम की जाएगी। अरुण शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, टास्क फोर्स बनाई गई है, इसमें और कौन कौन से विशेषज्ञ शामिल होंगे और विशेष रूप से परीक्षा सुधारों पर किस तरह से फोकस किया जाएगा, किस तरह से कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि पीएम ने यह भी कहा है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही जो परीक्षाओं की विश्वसनीयता है वो सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि जो छात्रों का भविष्य है वो सरकार की प्रायोरिटी है। बिल्कुल, देखिए आपके 2 सवाल है। तो कौन कौन और मेंबर्स होंगे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस समय पर केवल इतना ऐलान किया है कि नंदन नीलेकणी टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं। इसके बाद में जो अदर मेंबर्स होंगे वो उनका जो एक तरह से नाम होगा वो एक तरह से बाद में ही आएगा। लेकिन हाँ, एक तरह से अभी इनिशियली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने केवल नंदन नीलेकणी के नाम को अनाउंस किया कि वो एक तरह से टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं। उनके हेड करने का मतलब यही है कि जो उनके पास एक्सपर्टीज रहा है राइट फ्रॉम द इन्फोसिस डेज, जब इन्फोसिस को उन्हें एक तरह से खड़ा किया। दूसरी बात, आधार के अंदर देखिए फेशियल रिकॉग्निशन बहुत बड़ा फीचर वो लेकर के आए थे। हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जो हमारा जो पूरा एक तरह से आप जो हमारा जो स्टैक है, जो इंडिया का स्टैक है पूरा, उसमें उन्होंने काफी ज्यादा कोलैबोरेट किया है, उसको काफी मैसिवली आगे लेकर के आए हैं। तो इन तमाम चीजों का जो एक्सपर्टीज बहुत बेहतरी के साथ उनके पास में है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि आज की तारीख में बिल्कुल चौतरफा कदम सरकार उठा रही है क्योंकि छात्रों का भविष्य है सरकार की प्राथमिकता। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्रा और बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है और नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कहा पीएम मोदी ने। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो,
हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे परीक्षा सुधारों को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।